Hello everyone, क्या हालचाल? I hope all of you are very well and doing your study with great effort and interest. So guys, आज जो है यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग मैटर एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और आप लोग जो भी कोई है इस वीडियो को देख रहे हो, अगर पूरा लेक्चर नहीं देखो तो अभी जाके देखो, क्योंकि बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर को समझाए हैं और आपका जो है पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हुआ है। तो गाइस पहले वो वीडियो देख के आओ, देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इस चैप्टर का मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, माय नेम इज विजय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर ओन चैनल बिग गन प्रशस्ति। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला सवाल जो है आप लोगों के सामने बोल रहे हैं कि हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो किसका होता है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम? किसका होता है? सॉलिड का होता है। एज यू नो दैट सॉलिड होगा आंसर। क्या होगा? सॉलिड। सॉलिड के पास ही होता है ना, ऐसा मेटर के तीन पार्ट्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो पहला वाला पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे सॉलिड, जहां पर जो है इसका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है। ओके, और मास तो सभी के पास डेफिनेट होंगे। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है कि द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस हैव हाई, क्या है? मॉलिक्यूल्स इन गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो यहां आंसर क्या होंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब और एक चीज बता देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा गैस मॉलिक्यूल उतना ही तेज मूव करेंगे। तो गाइस यहाँ पर क्या होंगे? हाई काइनेटिक एनर्जी। खत्म हो गया ये चीज। चलो अब 3 नंबर में देखेंगे कि ए डैश कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन वेसल्स टू अनदर। ये तो बहुत आसान सवाल है, क्योंकि लिक्विड वाटर को क्या कर सकते हैं हम लोग? एक वेसल से दूसरा वेसल से आसानी से कन्वर्ट कर सकते, मतलब पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होंगे यहाँ पर? लिक्विड। लिक्विड। सो लिक्विड कैन बी पोर्ट फ्रॉम वन वेसल्स टू अनदर वेसल्स इजीली। समझ में आया कि नहीं है बताओ? ये बहुत आसान है और इसी टाइप का सवाल जो है आप लोगों के एग्जाम में भी आता है। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? डैश एग्जर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो एक चीज तो हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए थे क्लास में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस का, वो उन लोगों के बीच क्या होता है कि बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो वो लोग इधर उधर उधर ब्राउनियन मोशन करते हैं, राइट? तो यही वाला सवाल होगा यहाँ पर। वो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है रैंडमली एमलेसली क्या करते हैं, एक वेसल्स में जब रखा जाता है उसको तो घूमता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? कोलिशन होता है, एक दूसरे के साथ कोलिशन होता है, और जो वॉल होता है वेसल्स का वहां पर भी कोलाइड करते हैं ये लोग, एंड डेफिनेटली एक प्रेशर जो है क्रिएट होता है वहां पर। सो दे exert equal amount of pressure in all the directions if you consider x y and z axis. so guys क्या होगा यहाँ पर? exert equal pressure in all direction, तो गैस होंगे। ठीक है, द गैस exert equal pressure in all direction when they are enclosed in a closed vessels। समझ में आया? नेक्स्ट देखो 5 नंबर सवाल में चलते हैं। दैट इज ए होमोजेनियस मटेरियल्स मेड अप ऑफ कार्बन। तो एक ऐसा मटेरियल्स का नाम बताओ जो कि कार्बन से बना हुआ है और जो कि होमोजेनियस है। तो बहुत सारा एग्जांपल है, उससे एक आप लोग एग्जांपल के हिसाब से देख सकते हो कि डायमंड अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर जो होगा डायमंड होगा, विच इज मेड अप ऑफ कार्बन मटेरियल्स। समझ में आया? नेक्स्ट देखो 6 नंबर सवाल बोल रहा है कि स्मॉल पार्टिकल्स दैट मेक अप द मेटल्स। सभी जो मेटर्स है, सभी मेटर्स क्या करते हैं? पार्टिकल्स से लेके बनते हैं। तो डेफिनेटली जो आंसर होगा वहां पर जो स्मॉल पार्टिकल्स दैट मेक अप ऑफ मेटर्स, तो गाइस आंसर होगा क्या? एटॉम्स। क्या होगा आंसर? एटॉम्स। समझ में आया? अब देखो एटॉम्स, और अगर ऐसा बोलता है कि ऐसा कौन सा पार्टिकल्स है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर एटॉम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एक्सेप्शन है इनर्ट गैस के बारे में अगर बात करें तो वो लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब जो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। बट अगर बाकी एटॉम्स के लिए बात करें तो वो लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो लोग आइदर एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में और आयन्स फॉर्म में। समझ में आया? चलो अब देखो आगे में बढ़ते हैं और 7th नंबर जो है सवाल है उसको देखते हैं। बोल रहे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। अब देखो दो टाइप का चीजें पढ़े थे कि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल एक वेसल्स में रखा हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करे, मतलब रिएक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स
ये जो जिस चीज को मतलब एक्सप्लेन करते हैं उस लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा टाइप का फोर्स है? यहाँ पर कोहेसिव फोर्स बताया गया। यस एग्जैक्टली, कोहेसिव कोहेसिव फोर्स इसका आंसर होगा, सही आंसर कोहेसिव फोर्स। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड अगर हो जाता है ना, डिफरेंट काइंड, मान लो एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है एंड वाटर के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है सेम काइंड ऑफ हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका आंसर तो कोई से बता दिए। अब देखो ये अगर बोला जाए कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो ग्लास का पार्टिकल्स है उसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है एंड दैट इज नथिंग बट एडहेसिव, ठीक है, तो यहां आंसर क्या होंगे? एडहेसिव। यहां आंसर होगा आपका एडहेसिव। देखो 9 नंबर सवाल ये दिख रहा है ना सही से? हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन में देख रहा हो कि सब्सटेंस दैट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। देखो जो सब्सटेंस कंटेनर में रख रहे हैं और डेफिनेटली वो सब्सटेंस अपना शेप उसी कंटेनर के हिसाब से मोल्ड कर रहा है, तो डेफिनेटली आंसर विल बी लिक्विड, नथिंग बट लिक्विड। ये आंसर लिक्विड होगा, तो डेफिनेटली यहां पर आंसर आप लोग लिख लो लिक्विड। समझ में आया? अब देखो और एक सवाल है यहां पर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, तो इसका आंसर सभी को पता होंगे आप लोगों को, एंड आंसर विल बी मैटर। क्या होगा? मैटर। तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जस्ट कंटिन्यू करो वीडियो को, ओके? चलो देखो बोल रहा है कि मेटेरियल्स विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स वाल। क्या होगा इसका आंसर? क्या क्या बोल रहा है ये? देखो ये होगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है? क्या होगा आंसर? होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से देख सकते हो आप लोग होमोजेनियस मिक्सचर का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, ठीक है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। तो इसमें अगर देखेंगे पूरा कंपोजिशन थ्रू आउट द बल्क, मतलब बल्क मतलब ये वाला पोजीशन को बल्क बोला जाता है, ठीक है? ये पोजीशन जो होता है इसको बल्क बोलते हैं और ये ऊपर का बोलते हैं सरफेस, ठीक है? सरफेस। तो देखो बल्क में कंपोजिशन अगर देखेंगे तो डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा पिक करके देखोगे, टेस्ट करोगे डेंसिटी ये सब वगैरह, तो वो जो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है, यहाँ का जो पोर्शन है उसको लेके अगर टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली सेम मिलेंगे। अर्थात इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज है, डेफिनेटली सब सेम मिलेंगे, तो इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द सिस्टम। सो इसका एग्जांपल होगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर बात करते हैं कि थ्रू आउट द बल्क अलग अलग डिफरेंट कंपोजिशन होगा, तो डेफिनेटली उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे? आंसर होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आप बहुत अच्छा एक एग्जांपल बता सकते हो, कॉलॉइड मिल्क होगा एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल। आप वाटर में कुछ इंक वगैरह डाल दो तो वो भी इसका हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। वाटर में ऑयल डाल दो तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है? तो बहुत सारा एग्जांपल है हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। और होमोजेनियस मिक्सचर जो है यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, वाटर बता दिया आप लोगों को, तो इसका आंसर ये से एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब देखो सेकंड वाला जो सवाल है उसको बहुत अच्छे से देखना कि क्यूबिक डायग्राम दिया रहता है, हम ऐसा सवाल भी आता है आप लोगों को एग्जाम में कि एक डायग्राम दे दिया, स्कीमेटिक डायग्राम दे दिया और उसको बताया कि एक सवाल पूछ दिया उसके रिलेटेड। तो देखो गाइस ये जो है यहाँ पर दिख रहा है कि एक वेसल से वहां पर बहुत सारा जो है गैसियस पार्टिकल्स है, आप उसमें एक पिस्टन है, पिस्टन से हम लोग प्रेशर देते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। और प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है पता है आप लोगों को कि वो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे स्क्वेज कर जाते हैं, पास आ जाते हैं एंड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया हुआ है और डेफिनेटली जो है बहुत नीचे है, मतलब प्रेशर अप्लाई करके उन लोग को नीचे आया है ये मॉलिक्यूल और भी पास नजदीक आ गया है। और इसी चीज को जो बोला जाता है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? देखो द सेम molecules of gas squeezed in a compressibility less volume and this property is known as, क्या बोलेंगे guys? compressibility। कंप्रेसिबिलिटी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की। तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होता है, ठीक है? और लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा हो जाता है, लेकिन गैसियस में जो होता है कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। और जो भी ये वीडियो को नहीं देखे हो ना, इसका जो
चैप्टर है, दो पार्ट में आई थिंक डिवाइड किए हैं, तो बहुत अच्छे से देख के आओ, देन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, सो गाइस देखो, अब ये बहुत आसान सवाल है कि गिव एग्जांपल ऑफ गैसेस वेपर। देखो गैस एंड वेपर के बारे में जो डिफरेंस होता है वो हम लोग ऑलरेडी रिसर्च कर लिए है, तो उसमें हम लोग नहीं अभी आ रहे हैं, तो एग्जांपल जस्ट बता देंगे गैस का। तो गैस का एग्जांपल आप लोग कोई भी ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, और भी बहुत सारा ले सकते हो। तो गैस का एग्जांपल चलो ये से बता दी। अब देखो वेपर की अगर बात करेंगे, वेपर का आंसर अगर देना है आप लोगों को तो वाटर वेपर लिखना है, H2A वेपर, ठीक है। आयोडीन वेपर बोल सकते हो, आयोडीन वेपर, ठीक है। तो ये तो वेपर का हो गया। चलो अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे लिक्विफाइड गैस की, तो देखो जो गैस है उसको प्रेशर अप्लाई करके हम लोग लिक्विफाई करते हैं, तो लिक्विफाइड गैस कौन सा होता है? जैसे आप कर सकते हो लिक्विफाइड गैस, ऑक्सीजन को लिक्विफाइड कर सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लिक्विफाइड गैस हो सकता है, हाई प्रेशर देके ऑक्सीजन को लिक्विफाइड किया जा सकता है, ठीक है। और एलपीजी गैस में जो होता है आपका कंपोजिशन, ठीक है, एलपीजी में क्या रहता है? ब्यूटेन, राइट। तो ये नेचुरल गैस को कंप्रेस करके हम लोग एक छोटे से कंटेनर में रख सकते हैं हाई प्रेशर, तो वहां पर लिक्विफाइड गैस हो सकता है। यहाँ पर आप लोग बता सकते हो ऑक्सीजन लिक्विफाइड गैस और नाइट्रोजन लिक्विफाइड गैस, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता है एलपीजी का, सीएनजी, ठीक है। सीएनजी में कौन सा मटेरियल्स रहते हैं वहां पर? स्पेशली सीएनजी में रहता है आपका मीथेन, और एलपीजी में रहता है ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं है बताओ? और भी बहुत सारा सवाल है, तो वी कंटिन्यू विथ दिस वीडियो। ओके, देखो यहां पर कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। सो देखो क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज मैटर। अब इनमें से कौन सा जो है मैटर नहीं बोला जा सकता है, जिसके पास मास और आपका वेट, मास और कुछ स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेंगे, ऐसा कौन है यहाँ पर? देखो रॉक्स करेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आराम से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स नाम ले सकते हो आप लोग, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एसिटिक एसिड हो गया इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि सोल्यूशन में जाके आयंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल्स, तो बहुत सारा केमिकल्स है हम लोगों के पास, तीनों बहुत सारा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल्स हो गया, आपका H2SO4 केमिकल्स हो गया, तो बहुत सारे केमिकल्स है, तो डेफिनेटली उन लोगों के पास मास और स्पेस दोनों होते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग आराम से मैटर हो जाएंगे। तो मैटर यहाँ पर होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज मैटर, तो हम लोग का आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? देखो नेक्स्ट 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आर कॉल्ड, डिफरेंट काइंड, अभी अभी किए इसको, डिफरेंट काइंड को किसा क्या बोला जाता है बताओ आप लोग? क्या होगा आंसर? डिफरेंट काइंड बोला है, डिफरेंट, तो अच्छे सवाल को पढ़ना है, तो डेफिनेटली आंसर विल बी एडेसिव, ठीक है। आंसर क्या होंगे? एडेसिव। अब देखो 3 नंबर क्या बोल रहे हैं कि व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब किसको कंप्रेस नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली जहां पर जो है ऑलरेडी मॉलिक्यूल अच्छे से पैक्ड है, जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, वो कौन सा स्टेट में होता है? वो होता है आपका सॉलिड स्टेट में, तो ये इसका आंसर होगा, राइट। सॉलिड स्टेट जो है यहां पर इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट कैपेबल ऑफ सब्लिमेटिंग। अब सब्लिमेटिंग क्या बोला जाता है? जिसमें डायरेक्ट जो है सॉलिड से वेपर हो जाते हैं, वो होता है सब्लिमेटिंग, तो कौन सा नहीं होता? देखो एग्जांपल याद कर लो आप लोग, देखो अमोनियम क्लोराइड होता है, ओके, आयोडीन होता है, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, और एक ही बचा है जो कि सोडियम क्लोराइड, ये आपका सब्लिमेटिंग सब्सटेंस नहीं है, हम लोग इसको नहीं बता सकते, ठीक है। तो आंसर हम लोग क्या होगा सब्लिमेटिंग सब्सटेंस का? सोडियम क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं है? सोडियम क्लोराइड जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो लास्ट सवाल जो है यहाँ पर, व्हाट इज द मास ऑफ CO2। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करने का चीज क्या होता है, जैसे CO2 है, अब CO2 क्या क्या से बना है? एक तो कार्बन लेके बना है और 2 ऑक्सीजन लेके बना है। अब यहाँ पर आप लोगों को गिवन है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 गिवन है, तो डेफिनेटली ऐड कर दो, हम लोग ऐड करना है, तो C के एक ही है तो 12 ऐड करना है, और ऑक्सीजन 2 है तो डेफिनेटली 32 ऐड कर दो, और जो आंसर आ रहा है, और ऑप्शन में ढूंढो आप लोग कौन सा आंसर इसके साथ मिल हो रहा है, ठीक है। तो 44 यहाँ देखो, 44 इधर है, तो आंसर हम लोग को क्या आएंगे? 44 है, ठीक है। और भी बहुत सारा सवाल है, तो डोंट स्किप, 10 देखते रहो आप लोग।
देखो फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है कि लिक्विड हैव ओनली डैश दी स्पेस, इस फ्री सरफेस। लिक्विड में कितना फ्री सरफेस रहता है बताओ? लिक्विड में फ्री सरफेस होता है एक, ठीक है, सिंगल, एक, वन। कैसे? जैसे लिक्विड मान लो कोई कोई जो है वेसल्स में लिक्विड रखा हुआ, तो इधर भी बंद, इधर भी बंद, इधर भी बंद, ऊपर एक सरफेस मिलेगा आपको। ओके, और गैसेस में नो, कोई फ्री सरफेस नहीं रहता गैस में, चारों ओर तो पूरा एकदम क्लोज रहता है ना वो। अच्छा, और देखो यहां पर क्या है कि लिक्विड्स एंड गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या होता है लिक्विड एंड गैस में कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं? डेफिनेटली डिफ्यूजन होगा यहां पर आंसर। क्या होगा? डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूव करने का जो क्षमता होता है, जो टेंडेंसी होता है मॉलिक्यूल्स का, वो होता है डिफ्यूजन आपका, ठीक है। थर्ड नंबर क्या बोल रहे कि द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस हैव, द मॉलिक्यूल्स हैव, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस हैव काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द गैसियस आर हाईली डेंस ड्यू टू लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन द molecules of gas. The gases have highly compressible, right? Compressible. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। समझ में आया? अब देखो 5 नंबर क्या बोल रहा है कि द हीट नीडेड, अच्छा 4 नंबर देखो, द गैसेस आर हाईली डैश ड्यू टू लार्ज वैकेंट स्पेस, ये तो हो गया, चारों हो गए। 5 नंबर बोल रहे कि द हीट नीडेड टू कन्वर्ट ए टाइटली बाउंड सॉलिड टू ए लूजली बाउंड लिक्विड। बताओ ये क्या होगा? इसका आंसर होगा गाइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्या होता है पता है ना आप लोगों को? जो हीट जो है फेज चेंज करने के लिए यूज होता है, जहां टेम्परेचर राइज नहीं करते, फेज चेंज करते हैं जहां पर, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहां पर आंसर होंगे। आगे में और भी बहुत सारा सवाल है, सो डोंट स्किप। देखो, आइडेंटिफाई द स्टेट, स्टेट को आइडेंटिफाई करना होगा, कौन सा स्टेट के बारे में बोल रहा है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला देखो क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स एग्जैक्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो पता है ये क्या होगा आंसर? डेफिनेटली गैस स्टेट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, गैसियस स्टेट के बारे में बात हो रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो बोल रहा है क्या, molecules of this state have lowest kinetic energy। लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी कहां होता है? डेफिनेटली सॉलिड, सॉलिड स्टेट के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं कि दिस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डेंसिटी। डेफिनेटली क्लोज अप्रोच, एक क्लोज मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड है, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होंगे? डेंसिटी ज्यादा होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वहां पर ज्यादा होता है। सॉलिड स्टेट की बात हो रहा है, तो यहां पर भी आंसर क्या होंगे? सॉलिड। क्लियर हुआ? अब देखो क्या बोल रहे हैं कि इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री स्पेस। देखो एक तो होता है गैस में कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता, एक होता है लिक्विड जहां पर एक ही फ्री स्पेस होता है, और कोई भी नंबर पे जो है वहां पर फ्री स्पेस रहेंगे। तो बहुत आसान सा आंसर है यहाँ पर सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का कोई भी नंबर पे फ्री स्पेस हो सकता है, आप जिस हिसाब से आप उसको डिजाइन करोगे उस हिसाब से उसका सरफेस भी मिल जाएंगे आपको, राइट। चलो अब देखो क्या होगा, लास्ट सवाल क्या बोल रहे हैं कि इट कैन ऑक्यूपाई द होल स्पेस अवेलेबल टू देम। तो डेफिनेटली गैसियस स्टेट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पर आंसर होगा आपका गैसियस स्टेट। तो ये सारे सवाल हो गए आप लोगों का आइडेंटिफाई वाला। अब आगे देखते हैं अभी क्या सवाल है, ठीक है। देखो ये मास कंजर्वेशन के ऊपर आधारित, मास कंजर्वेशन के ऊपर आधारित एक जो है यहां पर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो एक बार, ठीक है, ट्राई करो कि इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। देखो एक सवाल को करना सीखो, बाकी जो भी आएंगे एग्जाम में तो डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे, तो पहले इसको देख लेते, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट, देखो इक्वेशन आना चाहिए आप लोगों को, पहले तो इक्वेशन आना चाहिए, और ये बता भी दिए हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है एसिटिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। चलो तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लिख रहे हैं यहां पर, तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट
ठीक है, Na2CO3 प्लस मास ऑफ एसिटिक एसिड, दोनों के साथ रिएक्शन होता है। मास ऑफ आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। अब देखो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो डेफिनेटली क्या बनेंगे, एक सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, रेसिड्यू फाउंड। तो रेसिड्यू मतलब जो सोडियम एसिटेट बनेगा, देखो यहाँ पर रेसिड्यू CH3COONA सोडियम एसिटेट, ये बनेंगे एक। उसके बाद बनेंगे आपका वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और इस तरीके से बोलो, और आपका बैलेंस करने के देखो वाटर भी बनेंगे, ठीक है। अब ये इसका मास ऑफ CH3COONA, मास ऑफ CO2 एंड मास ऑफ वाटर, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CH3COONA, सब कुछ गिवन है देखो, एक को छोड़ के। तो जो रेसिड्यू होगा ये इधर, ये रिएक्टेंट है, इधर वाला जो है रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट्स है, और इस साइड जो बनेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक। अब देखना होगा रिएक्टेंट्स में जो मास गिवन है, तो क्या है देखो, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 6.3 ग्राम है, चलो लिख दो इसको 6.3 ग्राम, प्लस देखो मास ऑफ CH3COOH क्या है कि 15 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ गिवन है, तो 15 ग्राम लिख दो यहाँ पर, ठीक है, 15 ग्राम लिख दिए। अब देखो मास ऑफ द रेसिड्यू जो है, रेसिड्यू मतलब आपका जो सोडियम एसिटेट और वाटर, ये रेसिड्यू है, तो इसका मिला के कितना गिवन है, 18 ग्राम। इसको मिला के कितना गिवन है, 18 ग्राम, प्लस CO2 का मास, ठीक है, मास ऑफ CO2। अब इसी चीज को ना कैलकुलेट करना है, बस नॉर्मल सा इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लो कि मास ऑफ CO2 क्या होंगे, मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, इसको ऐड कर दो, देखो क्या होता है 15 और 6.3 मतलब 18.3 माइनस 18.3 कैसे होता है, 21.3 होगा, राइट, 21.3 और 18 माइनस कर दो इधर से, और आपका आंसर आ गया 3.3 ग्राम। तो CO2 जो फॉर्म होगा यहाँ पर 3.3 ग्राम CO2 फॉर्म होंगे, समझ में आया। और ये जो है अकॉर्डिंग टू द मास कंजर्वेशन, आप यहां पर लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ये चीज लिखा जाता है, ठीक है, ये चीज लिख सकते हो आप लोग, समझ में आया ये इसको। अब कोई भी सवाल आपको आए तो डेफिनेटली ये इक्वेशन बनाना है, और क्या क्या गिवन है देखना है, एंड देन जो फाइंड आउट करना है उसको कैलकुलेट कर लो, आसान है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट और भी एक सवाल देखेंगे हम लोग, ये कैलकुलेट द वेट ऑफ क्विक लाइम फॉर्म्ड व्हेन 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो पहले इक्वेशन नहीं जानने से नहीं होगा कुछ भी, तो इक्वेशन लिख लो। तो स्टूडेंट क्या होता है कि क्विक लाइम जो होता है उसका आपका फॉर्मूला होता है, क्विक लाइम का होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है आपका CaCO3, ठीक है। तो हीटेड किया है, फॉर्म्ड व्हेन 400 ग्राम कैल्शियम हीटेड। देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, तो डेफिनेटली आप इसको अगर हीट करोगे तो क्या होंगे, हीट करने से आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ में आया। ये सॉलिड है, इसको हीट कर रहे हो तो ये इक्वेशन बनेगा। अब देखो इसका मोल के हिसाब से मोलर मास लिख दो, सबका मोलर मास लिख दो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन है ये। अब यहाँ पर मोलर मास लिख दो, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होता है आपका, Ca का अगर 40 ले लो, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। तो देखो ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को याद रखने से अच्छा रहेगा, नहीं तो सवाल में दे सकता है कभी कभी। 40 ग्राम, ठीक है, एक मोल की अगर बात करें हम लोग, तो कैल्शियम 40 ग्राम, कार्बन का जो होता है आपका 12 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16 ग्राम। ये एटॉमिक मास है इन लोगों का, अगर एक मोल एटॉम हम लोग लेते हैं तो उस हिसाब से लिख दिए यहाँ पर ग्राम में, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास लिख दिए। चलो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं यहाँ पर जो है मोलर मास कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद जो आएंगे आप लोगों का, ये आएंगे 100 ग्राम।
तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर लो, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेंगे देखो 40 और 16 मतलब होता है आपका 56, तो 56 ग्राम हो गया, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 44। तो इक्वेशन से ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि देखो 100 ग्राम CaCO3 को हीट करेंगे तो डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्विक लाइम कितना फॉर्म होगा वही बता रहा है ना, हाँ वेट ऑफ द क्विक लाइम। तो 100 ग्राम में 56 मिल रहा है, तो ये यूनिमेट्रिक मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं कि when 100 ग्राम CaCO3 gives 56 ग्राम ऑफ CaO, समझ में आया। तो 1 ग्राम अगर लेते हैं इसको, 1 ग्राम CaCO3 और उसको अगर हीट करेंगे तो कितना मिलेंगे फिर 56 बटे में आपका 100, इतना ग्राम जो है CaO मिलेंगे, राइट। लेकिन सवाल में क्या पूछा है 400, जो भी पूछा है उसको लिख दो 400। तो अकॉर्डिंग टू 400 ग्राम कितना आएंगे देखो 400 ग्राम में क्या होंगे CaCO3 आपको गिव्स, कैलकुलेशन कर लो 56 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आपका होगा 400, काटाकुटी कर लो, ये आएंगे आपको 224, ठीक है 224 ग्राम ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिलेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया है कि कैसे किए। देखो पहले इक्वेशन लिखना है, फिर उस हिसाब से उसका मोलर मास लिख दो, देन इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि किसको कहां से क्या चीज पूछ रहा है, तो डेफिनेटली जो सवाल में पूछा है अकॉर्डिंग टू लिख देना है कि 100 ग्राम से इतना मिल रहा है लाइक दिस, 1 ग्राम से कितना होगा, 400 ग्राम से कितना होगा, जो भी पूछेंगे। अगर पूछता है 1 ग्राम से कितना होगा तो भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी चीज हो सकता है यहाँ से सवाल किसी भी हिसाब से पूछ सकता है। और यहाँ पर देखो अगर ऐसा बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर लिखते हैं ऐसा कि 100 ग्राम CaCO3 गिव्स 44 ग्राम CO2। 100 ग्राम CaCO3 को हीट करेंगे तो 44 ग्राम CO2 मिलेंगे, इस हिसाब से फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे में और भी बहुत सारा सवाल करेंगे हम लोग, तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को देखते रहो। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्डेड हियर। कैसे करना है, सवाल को पढ़ के समझ में आया। देखो बताते हैं आप लोगों को कि पहले तो आपको इक्वेशन को बनाना होगा इसको पढ़ के। तो देखो कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेंगे उसको कैलकुलेट करना होगा जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाएगा एयर में। तो पहले इक्वेशन बना लो। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्या बनेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो एक चीज जो है ना यहाँ बैलेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोगों को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करेंगे कैसे कि यहाँ पर 2 दे दो और यहाँ पर 2 लगा दो, तो ये अभी बैलेंस है और बैलेंस इक्वेशन को लेके ही काम करना होगा, सही आंसर तब मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो क्या करते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम का जो है यहाँ पर कितना मास यूज हो रहा है उसको लिखना होगा कि 2 मोल के साथ 1 मोल यूज हुआ है और 2 मोल ये चीज बन रहा है। अर्थात मैग्नीशियम का एटॉमिक मास अगर देखेंगे हम लोग तो क्या होता है 24, तो यहाँ पर 2 into 24 मतलब 48 आपका मैग्नीशियम के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है बन रहा है कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 into 24 प्लस आपका बन रहा है 16, तो डेफिनेटली ये आपका आएंगे कितना 80 ग्राम। समझ में आया। अब क्या पूछ रहा है कि मैग्नीशियम कितना वेट ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड 72, देखो 72। तो जब हम लोग 48 ग्राम मैग्नीशियम को लेके बार्न करते हैं एयर में तो 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग यूनिमेट्री मेथड लगा के कर सकते हैं इसको। देखो कि 48 ग्राम मैग्नीशियम गिव्स 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर हुआ। अब 1 ग्राम लेके काम करेंगे तो 1 ग्राम मैग्नीशियम गिव्स 80 डिवाइडेड बाय 48 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया।
अब कितना बोला है, जो बोले हैं यहाँ पर उसी चीज को उस हिसाब से करना होगा। तो 72 ग्राम मैग्नीशियम लेके उसको बर्न करेंगे एयर में, तो क्या होंगे देखो, 80 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 72, तो इसको काटाकुटी दे दो। 24 से जाएंगे ये 3 और ये आपका जाएंगे 2, ठीक है, और ये होगा आपका 40, राइट। तो 120 जो है उतना जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना सारा सवाल इस वीडियो में दे दिए हैं, और बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको देखना होगा, और जो सवाल नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ये चीज नहीं समझ में आया है, तो वहां सॉल्व करने की जो है पूरी कोशिश रहेंगे। सो गाइस रखते हैं आज और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो ऑल ऑफ यू बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।